एपिसोड 34। अद्वैत कैबिन में बैठा लैपटॉप ओपन करता है और सीसीटीवी फुटेज। एपिसोड 35। अदिति का हाथ अद्वैत ने कस के पकड़ लिया था। अदिति अद्वैत को देखती है और अपनी नजरें नाराजगी से फेर लेती है। अद्वैत ये देख उसका हाथ छोड़ देता है और अपने शर्ट के 2 बटन खोलकर टाई को ढीली करने लगता है और अपना ब्लेजर बेड पर फेंक देता है। अदिति वहां से बालकनी में चली जाती है और शाम को ढलते हुए देख रही थी। आसमान नारंगी रंग का हो रहा था। चारों दिशा में अंधेरा छाने लगा था। तभी अदिति को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अदिति का पल्लू जो सिर से नीचे गिर चुका था वो अपने माथे पर रखती है। अद्वैत अदिति के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच हवा जाने तक की जगह नहीं थी। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत अपने दोनों बाहें रेलिंग पर रख लेता है। अदिति अद्वैत की आगोश में आ जाती है। अद्वैत अदिति के कंधे पर अपना सर रख लेता है। अदिति गहरी सांस लेती है। तभी अद्वैत बोला, क्यों नाराज है हमसे? हमने आपको तो कुछ नहीं कहा, आपके देवर सा को डांट लगा लिया, पर आप तो अपने घड़ी से ही नाराज हो गई। ये सुनकर अदिति अपनी आंखें खोलती है और पलट जाती है। अद्वैत सिर नीचे झुकाकर देखता है। अदिति रेलिंग से सटकर खड़ी हो जाती है। अद्वैत अदिति के कमर पर दोनों हाथ रख लेता है। अदिति अद्वैत के सीने से लग जाती है। अदिति अद्वैत के टाई को देखती है जो अटक चुकी थी। वो अपना बायां हाथ ऊपर लेकर अद्वैत की टाई को निकालने लगती है। अद्वैत एकटक अदिति के चेहरे को देख रहा था। अदिति का पल्लू उसके केश से सरक कर नीचे गिरने लगता है। अदिति की लटें इससे उसके चेहरे पर उड़ने लगती है। अद्वैत अदिति के केश को देखता है जो कि बहुत ही अच्छे से गुथे हुए थे। अद्वैत अपने हाथ से अदिति के लटों को उसके कान के पीछे करता है और अदिति के गाल पर अपना हाथ रख लेता है। अदिति अद्वैत के छुअन को महसूस कर अपनी पलकें बंद कर लेती है। अद्वैत अदिति के चेहरे को प्यार से देखता है और धीरे से उसके करीब आकर अदिति के दूसरे गाल पर अपने होंठ रख लेता है। अदिति अद्वैत के इस मूव के लिए रेडी नहीं थी। वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। अदिति अद्वैत के शर्ट को कस के पकड़ लेती है और उसकी एक आह निकल जाती है, जो सुनकर अद्वैत अदिति के माथे से माथा जोड़ लेता है और कहता है, अपनी घड़ी से ज्यादा आपको अपने देवर सा प्यारे हैं क्या? ये सुनकर अदिति अपने आंखें खोलकर ना में सिर हिलाकर अपनी बाएं हाथ से अद्वैत के होठों पर रखकर कहती है, ये क्या कह रहे हैं हुकुम? हमारे लिए आप सबसे पहले हैं। आपकी वजह से हम इस घर में हैं। आपसे रिश्ता है, इसीलिए हमारा इस घर से रिश्ता है। आप हैं तो हमारा वजूद है। ये सुनकर अद्वैत बोला, तो तुमने हमसे नजरें क्यों चुराई और क्यों यहाँ आ गई? ये सुनकर अदिति बोली, डर लगता है आपके गुस्से से, कहीं ये गुस्सा कभी हम पर बरस न पड़े। कितना गुस्सा करते हैं आप। देवर सा ने जो भी कहा आप उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते थे, पर आपने तो उनका फोन ही तोड़ दिया, कहकर वो नजरें फेर लेती है। ये देख अद्वैत गुस्से से अदिति को देखता है और अदिति के चेहरे पर अपने हाथ को लेकर बड़ी अदा से उसकी तरफ करके अदिति की चिन को एक हाथ से पकड़कर कहता है, जब हम तुमसे बात कर रहे हो तो तुम हमारे सामने देखा करो, नजरें मत फेरा करो, हमें पसंद नहीं है ये सब। हमारी आंखों में देख के बात किया करो। ये सुनकर अदिति अद्वैत के चेहरे को देखती है, फिर उसकी आंखों में देखती है और फिर वापस अपनी नजरें फेर कर कहती है, देखा 2 मिनट भी हुआ नहीं कि वापस गुस्सा हो गए। अद्वैत अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रख अदिति के बेहद करीब आकर अदिति की नाक को अपनी नाक से स्पर्श करते हुए कहता है, यदि तुमने हमारे सामने नहीं देखा तो हम तुम्हारे लबों को अपने लबों से चूम लेंगे। ये सुनकर अदिति हैरान हो जाती है और वो अद्वैत के सामने देखती है जो कि गुस्से से उसे घूर रहा था। अदिति को ऐसी प्यार भरी धमकी सुनकर शर्म आ जाती है। उसने अद्वैत के मुंह से ऐसा पहली बार सुना था। अदिति एकटक अद्वैत के बटन को देख रही थी और अद्वैत उसके चेहरे को एकटक देख रहा था। आखिर ये लड़की उसके सामने ज्यादा बोलती ही नहीं थी, तो अद्वैत उसे कैसे जान सकता था? अदिति अद्वैत से अलग हो जाती है और वो उसके बगल में खड़ा हो जाता है और आसमान को देखने लगता है। अदिति अद्वैत को देखती है और उसके कंधे पर अपना सिर रख के कहती है, आप गुस्सा करते हैं इसीलिए नाराजगी से चेहरा घुमाती हूँ।
ये सुनकर अद्वैत अदिति को देखता है पर वो कुछ कहता नहीं और ऐसे ही कुछ देर अदिति को देखने के बाद वही रेलिंग से सटकर वो नीचे बैठ जाता है। अदिति ये देख हैरान हो जाती है। हजारों करोड़ों कमाने वाला आदमी जमीन पर बैठा हुआ, वो भी धीरे से नीचे बैठ जाती है। अद्वैत अपनी एक हाथ आगे करके अदिति के कमर पर लपेट लेता है। अदिति अद्वैत के कंधे पर सिर रख के आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अदिति अपनी आंखें खोलकर लेफ्ट हैंड से अद्वैत के बटन को छूते हुए कहती है, हुकुम सा। ये सुन अद्वैत बोला, बोलो हुकुम रानी सा। अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बोली, वादा कीजिए आप कभी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। ये सुनकर अदिति के चेहरे को अद्वैत देखता है और अपनी एक भौं ऊपर करके कहता है, अगर हमारे तरीके से चलेंगे तो हम गुस्सा नहीं होंगे, वरना हम भूले नहीं आपका मलाई कुल्फे लेने जाना। आपको नियम कानून मालूम नहीं थे, पर अब याद रहे कि हमें कुछ चीजें पसंद नहीं मतलब पसंद नहीं। ये सुनकर अदिति कहती है। तभी अद्वैत अदिति को अपने गोद में खींच लेता है। अदिति हैरान हो जाती है। अद्वैत अदिति के पेट पर अपने हाथ लपेट लेता है। अदिति के दोनों पैर अद्वैत के दाएं तरफ थे और अदिति का लहंगा ऊपर हो चुका था। अदिति हैरत से अद्वैत को देखती है। अद्वैत अदिति को देखकर कहता है, अब बोलो क्या बोल रही थी। अदिति खुद की सांसों को कंट्रोल करती है और अपना लेफ्ट हैंड अद्वैत के कंधे पर रख लेती है और कहती है, आपने ये नियम, ये कानून क्यों बनाए हैं कि औरतें 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगी। हमारे बाबा साहब के घर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर अद्वैत शांत हो जाता है और अदिति के बालों को उसके कानों के पीछे करके कहता है, सभी आदमियों की सोच अलग होती है। आपके बाबा साहब खुले विचारों के आदमी हैं, पर हम ऐसे नहीं हैं। हमें हमारे औरतों की चिंता है। उन्हें कहीं रात को कुछ हो ना जाए, पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमते हैं रात में, इसीलिए हम उन्हें कहीं भेजते ही नहीं हैं। जाएंगी तो सिर्फ पति के साथ या फिर भाई के साथ, कहीं भी जा सकती हैं, पर अकेले कहीं भी नहीं। आपको गुंजन बाईसा के बारे में पता तो होगा ही, बहुत चंचल है वो। उनके बहुत सारे दोस्त यार हैं कॉलेज में और पूरे ग्रुप में 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो हम कैसे उन लड़कों पर भरोसा करें। ये सुनकर अदिति अद्वैत को देखती है और कहती है, पर हम तो यहीं पीछे की शेरी में गए थे ना, कोई दोस्त के साथ कहाँ गए थे। ये सुनकर अद्वैत बोला, हमें नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद, तुम बिना बात की बहस मत करो हमसे, नहीं तो हम गुस्सा हो सकते हैं और तुम पर हम गुस्सा होना नहीं चाहते। ये सुन अदिति को भी सच में बहुत गुस्सा आता है। वो नाराज होकर मुंह फेर कर अद्वैत के गोद में से जैसे ही उठने को होती है, अद्वैत कस के अदिति की कमर पकड़कर अदिति के चिन को अपने हाथ में पकड़कर अपनी तरफ चेहरा करके एक नजर गुस्से से अदिति को देखता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ये देख अदिति की आंखें हैरत में फैल जाती हैं। उसे शर्म आने लगती है। वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 36। अद्वैत अदिति को अपने गोद में लिए बैठा था और उसके होठ पर अपने होठों को रख देता है। अदिति इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसकी आंखें शर्म से बंद हो चुकी थी। अद्वैत अदिति के होठों को चूमे जा रहा था। अद्वैत का एक हाथ अदिति के पैर पर चल रहा था और दूसरा हाथ अदिति को पीठ से पकड़े हुए था। अद्वैत की भी आंखें बंद थी और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया था। दोनों को अजीब एहसास हो रहा था, एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। अद्वैत इस किस को और भी ज्यादा पैशनेटली बनाना चाहता था और वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही अदिति अद्वैत को धक्का देकर खड़ी होकर वहां से भाग जाती है। अद्वैत हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगा और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं अदिति कमरे में आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। उसकी आंखें बंद थी, वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। तभी उसके कानों में आवाज आती है, मारी मरवण। ये सुनकर अदिति अपनी आंखें बींच लेती है और वो वहां से जाने को होती है। तभी अद्वैत उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी तरफ घुमा लेता है। अदिति अद्वैत के सामने बिल्कुल देख नहीं पा रही थी। वो अपनी नजरें चुरा रही थी और नीचे देखने लगती है। उसकी पलकें बार बार बंद हो रही थी और हिल रही थी।
वहीं अद्वैत अदिति के कमर से पीछे की तरफ अपने हाथ रखता है और अदिति के होठों के पास आने लगता है। अदिति का दिल धक धक होने लगा था। वो जोर से धक्का देते हुए बोली, हुकुम सा, माँ सा। ये देख अदिति परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। वहीं अद्वैत बोला, बहाने मत बनाइए, कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम्हारी पीठ तो दरवाजे की तरफ है, तो तुमने मासा को कैसे देखा? ये सुन अदिति कुछ बोलती तभी किसी के गले की खराश की आवाज आती है। अद्वैत दरवाजे की ओर देखता है। अदिति आंखों के इशारे से मानो कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना। पर आपको तो हमारी बात पर यकीन कहाँ? अदिति को मासा मिरर में दिख चुकी थी, जो उनके सामने थी। अद्वैत अदिति को वहीं छोड़ देता है। वहीं मासा मुस्कुरा कर आती है और दोनों की नजर उतारकर बगल में अपना मुंह ले जाकर थू थू करती है। अद्वैत अपनी जेब में हाथ डाल लेता है और मासा अदिति को देखकर कहती है, बिंदनी, आपके हुक्म सच में आपके सामने कुछ और घर वालों के सामने कुछ और ही है। और हमारे बेटे होकर भी हमने उनका ये रूप नहीं देखा था। ये सुनकर अदिति सवालिया नजरों से उन्हें देखती है। तभी मासा कहती है, इन्होंने कभी इतने प्यार से अपनी माँ की बात नहीं सुनी। हर वक्त सिर्फ काम की ही बात की है। वो भी हाँ या हूं में ही उनका जवाब होता है या तो ऑर्डर करते हैं। उनकी बातें हमेशा ज्यादातर ऐसे ही रहती हैं। ये सुनकर अदिति शर्मा जाती है और नीचे देखने लगती है। अद्वैत बिना किसी भाव के बोला, मासा, आपको कुछ काम था? ये सुन मासा बोली, देखा, सच कहूं, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है कि हमारा बेटा हमें वापस दे दे। जब ये छोटे थे ना तो मासा मासा कहकर हमारा पल्लू पकड़कर सारा दिन पीछे पीछे घूमते रहते थे। तब तो हम बहुत चिढ़ते थे क्योंकि कुछ काम ही नहीं करने देते थे हमें। और हम तब उम्र में छोटे भी तो थे। हम सिर्फ 19 साल के थे जब अद्वैत हमारी जिंदगी में आए। ये सुन अदिति हाँ में सिर हिला देती है और मासा कहती है, तो फिर आप दोनों कब हमारे पोते का मुंह दिखाने वाले हैं? ये बात सुनकर अद्वैत अदिति को देखता है। वहीं अदिति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। इसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो नीचे शर्मा कर देखने लगती है। अद्वैत बड़े प्यार से अपनी बीवी को देख रहा था। मासा बोली, अरे छोरी, शर्मा क्यों रही है? ये दिन तो जिंदगी का सबसे कीमती दिन होता है। हम माँ बनते हैं। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है माँ और बच्चे का, जिसमें ना कोई छल कपट, ना ही ईर्ष्या, ना कोई घमंड, कुछ भी नहीं। उस रिश्ते में अगर कुछ हो तो वो होता है प्रेम, एक अनोखा प्रेम। अदिति बोली, जी मासा, हमें पता है, पर ये सब हमारे हाथ में नहीं है। कहकर वो चुप हो जाती है। उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया था? वहीं अद्वैत के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अदिति को इतनी शर्म आ रही थी कि वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से ये धरती फटे और वो अंदर समा जाए। अद्वैत अपनी मासा से बोला, मासा, आपने बताया नहीं आप क्यों आए थे? ये सुन मासा बोली, अरे हाँ, हम बातों ही बातों में भूल गए थे कि हम यहाँ आए क्यों हैं। हम आपको ये पूछने आए थे कि खाना कहाँ खाने वाले हैं, कमरे में कि नीचे? तभी अद्वैत बोला, हम आपको बताने आने ही वाले थे। हमारा खाना नहीं बनाना है। हम और हमारी मरवण दोनों डिनर के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मासा यानी गीता जी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, कुछ अपने बाबा सा को भी सिखा देते। ये सुन अद्वैत बोला, मासा, बिजनेस डिनर है और हमारे क्लाइंट आने वाले हैं और उनकी बीवी भी उनके साथ होंगी। वो हमारी मरवण से मिलना चाहते हैं। शादी में वो आ नहीं पाए थे। वैसे आप कुलदीप बिरला को तो जानती ही होंगी। ये सुनकर गीता जी बोली, हाँ, आपके बाबा सा के दोस्त के बेटे हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों वहां जाकर आइए, ठीक है? कहकर वहां से मासा चली जाती है और अद्वैत अपने फोन से डोर लॉक कर देता है। अदिति कुछ कहती तभी अद्वैत अदिति को सोफे पर खींच लेता है और अपनी गोद में बिठा के कहता है, तुम्हारी मरवण को मारे टाबर की मासा बनना है। ये सुन अदिति के गाल लाल हो जाते हैं और वो अद्वैत की सीने से लग जाती है। अद्वैत की होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अदिति की गर्दन को पकड़कर धीरे से उसका सिर पीछे करके अपने करीब लाकर धीरे से कहता है, पर उसके लिए टाबरों के मासा बाबा सा को कुछ करना तो होगा ही। क्यों मारी मलाई कुल्फी? अदिति को ये सब सुनकर शर्म आ रही थी। उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। वो बोली, हमें कहीं बाहर जाना है हुकुम सा, हमें तैयार भी तो होना होगा।
ये कहकर वो उठने लगती है। तभी अद्वैत उसके कमर को पकड़कर कहता है, पहले जो अधूरा काम रह गया था उसे तो पूरा कर लेते, कहकर वो अदिति के होठों को देखता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या होगा अब आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 37। ये बात सुनकर अदिति हैरान हो जाती है। वो होठों को दबा लेती है क्योंकि अद्वैत उसे किस न कर पाए। वहीं अद्वैत अदिति की ऐसी हरकत देखता है और कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, हमारी मलाई कुल्फी, हम तो तुम्हारे कपड़े बदलने की बात कर रहे थे, क्या इन्हीं कपड़ों में आना पसंद करोगी? ये सुनकर अदिति को शर्म आने लगती है कि वो क्या सोच रही थी। वो जल्दी से अद्वैत की गोद से उतर जाती है। अद्वैत भी खड़ा होकर अपने शर्ट के बटन निकालने लगता है। अदिति तिरछी नजरों से अद्वैत को देख रही थी। अद्वैत अपनी शर्ट निकाल के सोफे पर रखता है। अदिति उसके शर्ट को सोफे से उठाकर कहती है, हम इसे वॉशरूम में रख कर आते हैं, कहकर वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। जाते जाते अदिति अद्वैत के शर्ट को स्मेल करती है और उसकी खुशबू में खोना चाहती थी। ये देख अद्वैत उसके पीछे जाकर अदिति के पेट पर अपना हाथ लपेटकर सीने से लगा लेता है। अदिति की पीठ अद्वैत के सीने से लगी थी। अदिति हैरान हो जाती है। वो मुड़कर अद्वैत को देखती है। अद्वैत अदिति के चेहरे पर झुककर कहता है, अगर तुम्हें खुशबू लेनी है तो हमारे लीजिए, कहकर अदिति के चेहरे को अपने गर्दन से लगाकर गले से लगा लेता है। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अदिति अद्वैत को गले नहीं लगा सकती थी क्योंकि उसके एक हाथ में शर्ट तो दूसरे हाथ में चोट लगी हुई थी। अद्वैत भी अदिति के गर्दन पर अपने होठों को रखता है, जिसे महसूस कर अदिति की एक सिसकी निकल जाती है। अद्वैत ये देख उस जगह चूम कर सक करता है। अदिति की सांसें गहरी होने लगती है। अद्वैत अदिति को छोड़ कुछ कहने ही वाला था कि अदिति वॉशरूम में चली जाती है, जिसे देख अद्वैत भी हैरान रह जाता है। अद्वैत को पहले नहाना था पर अदिति वॉशरूम में चली गई थी। तभी उसे अदिति की आवाज आती है, हुकुम सा सुनिए ना। ये सुनकर अद्वैत, जो बेड पर बस बैठने ही जा रहा था, वो तुरंत वॉशरूम की ओर भागता है। उसे डर था कि अदिति कहीं गिर न गई हो। वो जैसे ही अंदर जाता है देखता है अदिति पूरी भीग चुकी थी, उसके पट्टी भी भीग चुके थे। ये देख अद्वैत अदिति को घूर कर कहता है, ये क्या किया तुमने और ये सब कैसे हुआ? वो अभी तक इन नलों का फंक्शन पता नहीं चला है ना मुझे, तो हमने गलती से शावर ऑन कर दिया और हम भीग गए। ये बात अदिति अद्वैत से कहती है। अद्वैत अदिति को घूरता है और सख्ती से कहता है, हमें बता देती, हम एक बार सिखा देते कौन सा नल कहाँ और किस जगह खुलता है। ये सुनकर अदिति का मुंह उतर जाता है और वो कहती है, देखा, आप अपना वादा आधे घंटे भी नहीं निभा पाए। हमने तो सुना है कि एक क्षत्रिय वचन बहुत अच्छे से निभाते हैं, फिर चाहे उनकी जान भी क्यों न चली जाए। ये सुनकर अद्वैत अदिति को अपने गले से लगाता है और कहता है, पहले याद करो मैंने क्या कहा था। गुस्सा तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम हमारे नियम नहीं तोड़ोगी, और ऐसी हरकत ना की तब तक हम शांत हैं। ये सब अद्वैत ने बिना किसी भाव के हल्के गुस्से में कहा। वहीं अदिति गलती से अपने दाएं यानी राइट हैंड से अद्वैत को जोर से धक्का देती है और कहती है, जाइए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। अदिति इतना ही बोली थी कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। अद्वैत अदिति के पास जाता है और गोद में उठाकर बेड पर लाता है और जल्दी से अदिति के गले में से पट्टा निकालकर पट्टी खोलने लगता है। अदिति को दर्द हो रहा था, वो रो रही थी और बोली, हुकुम सा, दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अद्वैत चिंता से बोला, क्यों भूल जाती हो, इस हाथ में चोट लगी है अदिति। अदिति अपने हाथ को देखे जा रही थी और बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हम पर गुस्सा ना किया होता तो हम आपसे नाराज नहीं होते। अद्वैत जो पट्टी निकाल के डॉक्टर की दी हुई ट्यूब लगा रहा था, तभी उसके हाथ रुक जाते हैं और उसकी भौहें ऊपर हो जाती हैं। अदिति अपनी नजर नखरे दिखाते हुए फेर लेती है। अद्वैत अदिति को घूरता है। अदिति सकपका जाती है और झूठे मूठे दर्द से कराहने लगती है। अद्वैत अदिति के हाथ को 2 मिनट तक ऐसे ही पकड़ के रखता है और उसे गौर से देखने लगता है। अदिति अपना मुंह बना लेती है और अपना हाथ अद्वैत से छुड़ाकर कहती है, आपके पास तो दिल भी नहीं है। आप कैसे भूल गए कि यहाँ हम करा रहे हैं और आप
और आप है कि हमें गुस्से से देखे जा रहे हैं। हम इस कमरे से आप बाहर जाइए, अकेले ही डिनर पर जाइए, कहकर वो वहां से खड़ी होकर जाने लगती है। वहीं अद्वैत सोफे पर रखी नई शर्ट को पहन लेता है और सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और अदिति को गुस्से से देखने लगता है। अदिति के एक हाथ में सच में बहुत दर्द हो रहा था। वो खुद को संभालते हुए नाराजगी में दरवाजा खोलने को जाती है, पर दरवाजा खुल भी नहीं रहा था। ये देखकर अदिति समझ गई थी कि अब ये दरवाजा अद्वैत के फोन से ही खुलेगा। अदिति अपने गाल फुला लेती है। अद्वैत पीछे से हर एक हरकत अदिति की नोटिस कर रहा था। अदिति अपने घूंघट को अपने चेहरे तक डाल लेती है और मुंह बनाए ऐसे ही सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अद्वैत की तो आईब्रोज आपस में मिलने लगती है, वो इस कदर अदिति को घूर रहा था। अद्वैत सख्ती से कहता है, अपना घूंघट हटाओ। अदिति अपना चेहरा घुमा लेती है। वो देख अद्वैत खड़ा हो जाता है। अदिति बेड पर पीछे पीछे जाने लगती है। तभी अद्वैत उसके बेहद करीब आ गया था और झुककर अदिति का घूंघट ऊपर करके कहता है, हमारे अंदर झांक कर देखो, टुकड़ों में मिलेंगे। जब ये चेहरा हमसे दूर और छुपा हुआ होता है, इस कदर हावी हो चुकी है ये खूबसूरती। खबरदार, इस चेहरे को अपने हुक्म से छुपा के रखा तो मैं कमरे में दुपट्टे भी पहनने नहीं दूंगा। ये कहकर अदिति का गीला दुपट्टा निकाल देता है। अदिति एकटक अद्वैत को देखे जा रही थी। आखिर उसके मन में यही सवाल था कि अद्वैत को उसका चेहरा क्यों देखना है, क्यों उसके चेहरे ना देखने से वो ऐसे गुस्सा हो जाता है। अदिति अद्वैत की आंखों की वो तड़प देख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके मन में ऐसे विचार नहीं आए थे कि अद्वैत उसे पसंद करता हो। अद्वैत भी अदिति को देख रहा था और अदिति को उसके कपड़े निकाल के आने को कहता है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना था अदिति को पट्टी करवाने। अदिति मायूसी से अद्वैत को देखती है, क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बोली, हमें मदद चाहिए आपकी। ये सुन अद्वैत के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वहीं अदिति अपनी नजरें शर्म से झुका लेती है। आखिर दोनों का कैसा रिश्ता था कि एक पल में गुस्सा, नाराजगी और एक पल में प्यार। दोनों इतने कंफ्यूज थे, पर दोनों ही एक दूसरे के नए नए रूप को देखकर आनंद ले रहे थे। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।